मऊ शहर की, मऊ जिले की और मऊ के आसपास के इलाकों से आए हुए तमाम भाइयों और बहनों, मऊ के सभी आम और खास लोग, यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री भरतलाल राही जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जिसका नामांकन किया है वो हमारे प्रत्याशी माननीय श्री अजय कुमार जी, हमारे साथी और राज्य में राज्य मंत्री रह चुके माननीय उत्पल राय जी, यहाँ के नगर पालिका परिषद में हमेशा से संघर्ष करते वाले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सेना के जो प्रखर सिपाही हैं, जो मजबूत सिपाही हैं, ऐसे तमाम हमारे मित्र माननीय संजय वर्मा जी, त्रिवेणी जी, माननीय सत्यमित्र जी और तमाम हमारे जो यहाँ कार्यकर्तागण हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको, मऊ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं और मंडल के अध्यक्ष माननीय मधेसिया जी, आप सबको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के निमित्त आप सबसे मिलना हुआ। सच में मेरी यादें ताजा हो गई। माननीय मोदी जी ने जो अंत में एक शब्द कहा, वो मुझे एकदम से चुभ गया और मैं उसी पे बाकी सारी राजनीति एक तरफ, लेकिन वही मन की बात मैं भी आज अपने लोगों से कहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सब हमारे अपने, और मैं क्यों आपको अपना कहता हूँ कि मैं इसी मिट्टी का, यहीं बगल में काजाखुर्द गांव है, वहाँ का मैं जन्मा हुआ एक बालक हूँ। इसी डीएवी कॉलेज में, डीएवी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन उसके भी पहले मैं बताऊं, अभी मैं संजय वर्मा से पूछ रहा था कि यहाँ बगल में पीछे की तरफ गली में माननीय धर्मदत्त जी की सोने की दुकान होती थी। तो घर में जब शादी विवाह पड़ता था तो घर की महिलाएं, हमारी माता जी, बच्चों को लेकर के महिलाएं आती हैं। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे सोना चांदी समझ में नहीं आता था। मुझे धर्मदत्त जी के यहाँ अच्छी मिठाई मिलती थी, उसमें इंटरेस्ट हुआ करता था। वो लोग अपना सोना चांदी देखती रहती थी, मैं उसको मिठाई और जो भी आता था वो खाता रहता था। उसी के बगल में गिरधर या गिरधारी जी की दुकान, एक नाटे गिरधर की दुकान होती थी। उनके यहाँ दुनिया का कोई सामान कहीं ना मिले, वो वहाँ मिलता था कि नहीं मिलता था? चाहे हींग हो, चाहे हर्रे हो, चाहे बहर्रे हो, जो भी आपको कहीं नहीं मिलता है, जिसका लोग गांव में घर में नाम भूल गए हो, कहीं से कोई पंडित, कहीं से कोई वैद्य बता देता था कि भैया ये हर्रे खिलाइए तो ठीक हो जाएगा। और वो हर्रे खोजने के लिए पूरा मुंह में कहीं नहीं मिलेगा तो वो गिरधर के दुकान पे मिलता था ना। ये सारी गलियां, ये सारी जगहें, मेरी माता जी, मुझे याद है यहाँ जहाँ हम लोग चाय पीने गए थे, ऐसी ही एक गली में दर्जी की दुकान हुआ करती थी। अक्सर हम लोग आया करते थे और मैं वही कि मैं तो बैठा रहता था और वो लोग अपना सिलाई बुनाई की बातें अपना करती रहती थी। एक पंजाब टेलर्स के जो शकील भाई है, आगे यहाँ सिंधी कॉलोनी के पास एक पंजाब टेलर्स की दुकान है। अब है कि नहीं मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ 2-3 साल पहले तक तो हमको मिले थे। अभी इधर मेरा मिलना नहीं हो पाया है। तो शकील भाई तो हमारे पिताजी के इतने जिगरी दोस्त थे कि वो अक्सर, हमारे पिताजी बस स्टेशन पे रहते थे तो वहाँ पहुँच जाया करते थे, बैठ के घंटों वो लोग बातें करते थे। और मेरे अधिकारी बनने के बाद भी मेरे गांव पे भी कई बार वो आ जाया करते थे और उस समय भी हमारे बिना कहे हमारे नाम का, हमारे साथ का वो सूट सिल करके बिना कुछ लिए हुए हमारे लिए लेकर के आते थे। तो इस प्रकार दोस्तों, मऊ की जमीन से मेरा इस तरह का नाता रहा है। इस जमीन की एक एक कण, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी से ही मैं पल करके बड़ा हुआ हूँ। यहीं के, यूँ कह लीजिए कि मऊ ही मेरा शरीर है, मऊ ही मेरा मन है। इसलिए मऊ के लिए जो भी हो सकता है वो करने की मेरे मन में इच्छा है। आपको मैं बताऊं कि 2 साल पहले मैं नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया
और चूंकि मैं बस स्टेशन पे वर्षों रहा हूँ, वहीं मेरे पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ रह के मैंने पढ़ाई की है। 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई मैंने वहीं रह के की है। तो पहला काम जो मुझे बड़ा खराब लगा, यार इतना गंदा बस स्टेशन, ये तो हम 30 साल पहले जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे उस समय रहते थे, उससे भी बदतर हालत हो गई थी, ऐसी हालत खराब हो गई थी बस स्टेशन की। फिर मैंने बीड़ा उठाया और 4-8 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि आज आपका बस स्टेशन अपने उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे बस स्टेशनों में बन गया है कि नहीं बन गया है। उसी प्रकार मुझे किसी ने कहा कि उसी समय किसी ने टोका हमको कि भाई साहब बस की आप चिंता कर रहे हैं, थोड़ा ट्रेन की भी चिंता कर लीजिए। तो ट्रेन के लिए यहाँ से दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन ही नहीं थी पूरे मऊ से। तो मऊ से हमने उस समय माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब हुआ करते थे, उनका कार्यक्रम करवा करके यहाँ से स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने चलवाई। तो इस प्रकार काम करने की जो बात है वो कोई हम अपना नहीं दे रहे हैं, आपका ही पैसा है, जनता का ही पैसा होता है, जनता की सेवा में उसको लगाना होता है। लेकिन लगता तब है जब हमारी काम करने वाले की जब मन होता है, जब उसका निष्ठा होती है, तब जा करके किसी काम होता है। आप अपने पीछे देखिए, एक खंबे को देखिए, ये खंबा जो है कितना खराब, कोई अच्छा दृश्य दे रहा है क्या? आप आपके सामने भी एक उसी तरह का एक खंबा है, दिख रहा है बिजली पे, बिजली के तार, जंजाल, पता नहीं कम सा तार किसके ऊपर कब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। आए दिन इस तरह के तारों के एक्सीडेंट होते रहे। मैं जो भरतलाल राही जी कह रहे थे, और मैं अक्सर ये बात कह चुका हूँ, पूरा पूर्वांचल, पूरा मऊ जात पात और धर्म के चक्कर में वोट देकर के यहाँ की राजनीति में अपने स्थान को इसने गंवा दिया है। नहीं तो हमारे वोट पे हमारे वोट में इतनी ताकत होती है मित्रों कि जो चाहो आप मऊ में करवा सकते हैं। लेकिन आपने और हमने गलतियों पर गलतियां हम करते गए। इलेक्शन दर इलेक्शन जो है, हम ऐसे लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोग, स्वार्थी लोग, ऐसे लोगों को हम चुनाव जिताते रहे कि जिन्होंने खाली चुनाव जीतने के बाद अपना पॉकेट गर्म किया है और कुछ किया नहीं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ मऊ के चौक पे मैं खड़ा हूँ, मऊ आप कितनी मेहनत करने वाले आप लोग। आपकी जो मऊ वाली साड़ी है, उसकी पूरे यूपी में ही नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा होती है, मऊ वाली साड़ी की। मऊ में जो लुंगी बनती थी, चरखाने वाली जो लुंगी अब तो कम हो गया थोड़ा लुंगी पहनने का चलन, लेकिन चरखाने वाली जो लुंगी बनती थी आपकी, आप जो बनाते थे, उसको यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत तक उसकी बिक्री होती थी। मैंने सिंगापुर तक में लोगों को पहने हुए वो लुंगी देखा है। सिंगापुर में गया था और मैं वहाँ एक मॉल है, मुस्तफा मॉल करके, बड़ा प्रसिद्ध है, अपने ही आजमगढ़ के एक भाई का है। तो वहाँ मैं गया तो उनके ऑफिस में चला गया। ऑफिस में गया तो एक वही लुंगी पहन के आदमी बैठा हुआ था। तो हमने कहा भाई साहब आपको ये लुंगी कहाँ से मिली? है तो हमारे यहाँ बनती है। तो सामने से उसने पूछा कि आप साहब मऊ के हैं क्या? हमने कहा हाँ मैं मऊ का हूँ। तो ये आपके हाथ में हुनर था। आपका जो नुरानी तेल था, मऊ का नुरानी तेल जो है, वो कोई किसी को घाव लग जाए, किसी को चोट लग जाए, मोच आ जाए, गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो नुरानी तेल जो है उससे बड़ा नुस्खा हाथ पैर मलने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन हमारी 20 साल 25 साल में हमारे नेताओं ने ऐसी दुर्दशा किया है कि यहाँ की कताई मिल की बात करें, परदा मिल की बात करें, सूत के व्यापार की बात करें, साड़ी के व्यापार की बात करें, नुरानी तेल की बात करें, हमारा व्यापार जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गया। पूरी दुनिया में आप जैसा व्यापार करने वाले लोगों की बरकत हुई है, और हमारे यहाँ आप जैसे व्यापार करने वाले लोग बेचारे नीचे गए हैं। उनकी कमाई का, उनकी आजीविका भी उनकी समस्या बनती गई। मैं मित्रों बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने जैसा कहा कि मैं मोहम्मदाबाद हो चाहे मऊ हो, यहाँ के सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के हाथों में, सैकड़ों मुस्लिम, मैं तो कहूँगा हमारे माँ बाप के रूप में आपने हमारी सेवा की है, हमारे बचपन को संवारा है। मैं यहाँ आया हूँ और एक बार नहीं हजारों बार इधर मैं आया हूँ, आपका मिठाई खाया है, आपका वो खाया है। और इतना ही नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं आप लोगों का कितना शुक्रगुजार हूँ, उसका मैं शायद शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। दूसरी बात एक मैं बताऊँ कि आप हमारे क्षेत्र के गांव के जो लोग होते हैं, जो आप व्यापार करते हो, जो आप काम करते हो, उससे हमारे गांव के लोगों, हजारों लोगों को आप रोजगारी देते हो।
उनका घर चलता है। आपके हुनर से, आपके काम से हमारे गांव में आमदनी आती है, पैसा आता है, तब जा करके हमारे गांव के एक अनुसूचित जाति के भाई का, बहन का, उसका घर चलता है। आप इस पूरे इलाके के लोगों के लिए पेट पालने का काम करते हो। तीसरी बात मैं बताऊं, अभी मैं यहाँ जाते जाते आगे जब गया तो मैं बड़ा भावुक हो गया था। वहाँ शादी का जो मुकुट होता है, सिंदूरदान होता है, वो बना हुआ रखा हुआ था बगल में। यहाँ के मुस्लिम भाई जो है, ये जो सिंदूरदान बनाते हैं, ये जो शादी का मुकुट बनाते हैं, उसी शादी से, उसी सामान से हिंदू भाइयों के घर में शादियां होती हैं। उसी सिंदूरदान से हमारे हिंदू महिलाओं का सुहाग जो है, वो अपना सुहाग का जो प्रतीक होता है, उस सिंदूर को वो रक्षा करके रखती है। तो कभी हम हिंदू और मुसलमान में हमें बांटा गया है मित्रों, और बांट करके अपना उल्लू लोगों ने सीधा किया है। खाली अपना उल्लू सीधा किया है, न आपकी बरकत हुई है, न किसी हिंदू की बरकत हुई है। अगर हिंदू ही यहाँ खुश हो जाता तो भी चलो 50% तो काम हुआ, वो भी नहीं हुआ है। आप जाइए, गांव में जाइए, कितनी गरीबी है। आप देहात में जाइए, कितनी बदहाली है। न स्कूल ठीक से चलते थे, न अस्पताल चलते थे, न रोड चलते थे। माननीय योगी जी के आने के बाद थोड़ा गाड़ी पटरी पर आई है, थोड़ा काम होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप में से बहुत से लोग मुस्लिम देशों में गए होंगे, आबू धाबी गए होंगे, दुबई गए होंगे, शारजाह गए होंगे, सऊदी अरबिया गए होंगे। भगवान की कृपा से माननीय मोदी जी के साथ मुझसे भी कोई भी मुस्लिम देश घूमने से बचा नहीं है। इसलिए मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। मैं इन सारे देशों में गया हूं और भगवान की कृपा से मैं और बाकी इसके अलावा भी के भी देशों में गया हूं। क्या आपको दुबई में ऐसा खंबा दिखता है जैसा एक खंबा दिख रहा है? नहीं दिखता है ना। आबू धाबी में दिखता है आपको? सऊदी अरबिया में दिखता है आपको? तुर्की में दिखता है आपको? नहीं दिखता है ना। तो मऊ में क्यों दिखना चाहिए? मऊ में नहीं दिखना चाहिए। मऊ क्यों दुबई नहीं बन सकता? मऊ क्यों आबू धाबी नहीं बन सकता? मऊ क्यों इतना सुंदर नहीं बन सकता? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आप यही सवाल, जो लोग कई बार चेयरमैन रह चुके हैं और जो लोग एकदम झूठी बातें बोल रहे हैं, अभी हमको किसी ने बताया, यहाँ हमको पर्ची कोई दे गया और उसने लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है हमारे एक सहयोगी ने कि भाई साहब, मैं रात को आपने जो सेल्फी पॉइंट बनवाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया कितना दिन हुआ होगा? 5 महीना, 4 महीना, यही हुआ है ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमने अपने टाइम में बनवाया था। अरे क्या झूठ की भी कोई हद होती है भाई। यहाँ हमको ये पर्ची पे लिखा हुआ है कि ये प्रचार किया जा रहा है कि ये सेल्फी पॉइंट तो हमने बनवाया था, सरवर जी ने खाली अपना प्लेट लगवा लिया है, नेम प्लेट नाम का पट्टी लगवा लिया है। अरे झूठ की भी कोई हद होती है भाई। अभी जुम्मा उसका अभी तो कुछ कम बात, मैं अभी 1 महीना पहले गया था तो कुछ चीजें मुझे ठीक पसंद नहीं आई, तो मैंने टोका भी अपने अधिकारियों को आचार संहिता लगने के पहले कि भैया जो है इसको जो है अच्छे से करवाओ, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी हम बनवाया और कितनी गंदी जगह को साफ करके सेल्फी पॉइंट बनवाया गया। इस तरह के आधे दर्जन जगहों को गाजीपुर रोड पे भी ऐसी एक गंदी जगह को साफ करके बनाया गया। फिर आज सुबह हम घर से आ रहे थे तो हमारे एक सहयोगी ने कहा कि साहब, जो वो रात में लाइटें शायद चालू हो गई जो लगी हुई थी मिर्जादीपुर से खुरन की तरफ जाने वाले रोड पे, तो रात में चालू हो गई। अब उसका टेस्टिंग का काम चल रहा था। संजोग की बात कि मैं यहाँ हूँ, मुझे मालूम नहीं था, तो आचार संहिता में मेरा कोई उसमें औपचारिक भूमिका नहीं होती है, लेकिन 3 महीना पहले मैंने उसके लिए 4 करोड़ रुपया मंजूर किया था लाइटें लगाने के लिए, और वो काम हो रहा था। होते होते संजोग की बात है कल शाम को वो लाइटें चालू हो गई। मुझे भी खुशी हुई। मैं गांव जा रहा था, मुझे आदिपुर से, तो मैं भी खड़ा होकर के देखने लगा, अच्छा लगा, मुझे आनंद हुआ। लेकिन सुबह मैं अब गांव से आ रहा था आपसे मिलने के लिए, तो कहा कि भाई साहब, एक वो आपका जो चेयरमैन पहले था वो अपने फेसबुक पे डाल दिया है ये लाइटें हमने लगवाई। हमने कहा चलो भगवान उनका भला करे, अगर वो लगवा देते। अभी तो कुछ लाइटें चालू होना बाकी भी है उसमें से। लेकिन ऐसा देखिए, झूठ और फरेब इनकी दानत है। मैं क्षमा चाहते हुए आपसे
आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बचने का समय आ गया, ऐसे लोगों को दूर रखने का समय आ गया। जैसे राही जी कह रहे थे कि शाम तक बसपा से लड़ेंगे कि सपा से लड़ेंगे, वो जो है सपा की ऑफिस में बैठे थे और उनका एजेंट बसपा की ऑफिस में बैठा था और वहां से फोन किया कि भाई साहब बसपा में मामला फिट हो गया, पर्ची कट गई तो आप आ जाइए, अब सपा से किसी और को मिल जाएगा। तो इस तरह के लोग कि जहां से जुगाड़ लग जाए वहां से अपनी राजनीति जो है चलाते रहो। हर इलेक्शन में अब चेहरा बदल करके आपके और हमारे सामने आ जाते हैं। करना कुछ नहीं, खाली लूटना है, खाली काम करना। यही आप मऊ की गलियों की मैं बात करूं तो मैं बचपन में जैसा मैंने बताया कि मैं अपने माँ के साथ, अपने परिवार के महिलाओं के साथ खास करके मैं अक्सर आया करता था। हर हफ्ते 10 दिन पे एक बार तो आना हो ही जाता था। और फिर मैं मऊ में रह के पढ़ा हूँ बस स्टेशन पे, तो उस लिए भी घूमने घामने साइकिल लेकर के हम लोग निकल पड़ते थे। डीएवी से कई बार इधर आ करके चाय पकौड़ी करना, मुर्जादीपुर जाके चाय पकौड़ी करना, यही हम लोग यही जीवन बीता है। तो मैं देख रहा हूँ कि मऊ की गलियों में जो गंदगी, जो अंधेरा हुआ करता था उस समय, लगभग वही गंदगी और अंधेरा जो है आज भी बरकरार है। क्यों होना चाहिए भाई? क्यों वो साफ नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ के मुसलमान को अबू धाबी के मुसलमान से कुछ कम है कि उसके जैसा जीवन, उसके जैसी जिंदगी उसको जीने का अधिकार नहीं है? तो ये फर्क भाइयों बहनों आप समझिए। हम माननीय मोदी जी को आपने आधे घंटे सुना है, क्या उन्होंने कहीं अपनी बात किया है? अपने किसी रिश्तेदार की बात किया है? उन्होंने बात किसकी की? मंजूर अहमद जो जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी बात की। कोई हरियाणा में अच्छा काम किया है बेटी बचाने का, उसका उन्होंने नाम लिया। कोई तमिलनाडु में, कोई उड़ीसा में, कोई बंगाल में कोई देश सेवा का अच्छा काम कर रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ की है मन की बात में आज समय एपिसोड में। तो इस तरह के हमारे माननीय मोदी जी हैं जिनके हाथों में देश का नेतृत्व है। हमारे माननीय योगी जी जो है वो दिन रात राज्य कैसे प्रगति करेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस बात की वो चिंता करते हैं। हम सब इसी मिशन पे लगे हुए हैं कि मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे मोहम्मदाबाद हो, चाहे घोसी हो, चाहे अमिला हो, चाहे दोहरी घाट हो, मधुबन हो, कैसे हम इन शहरों की, कैसे हम इन नगरों की काया पलट करें। आपको मैं बताऊं, सेल्फी पॉइंट या मिर्जादीपुर का चौक का सुंदरीकरण, गाजीपुर चौक का सुंदरीकरण, इस तरह की अभी तो ये शुरुआत है, बहुत छोटी छोटी शुरुआत है भाइयों बहनों। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। और खास करके आपका जो यहाँ का प्रमुख जो बिजनेस है, प्रमुख जो आपकी जो हुनर है, जो आपका जो बुनकर भाइयों के हाथ में जो हुनर है, उसको आगे ले जाने का काम करना। एक और झूठ मैं आपको बताऊं, बुनकर भाइयों का बिजली का बिल का बड़ी समस्या थी। मैं जब बिजली मंत्री बना तो यहाँ से बुनकर समाज के कई लोग हमारे, मैं जब भी काजा आता था तो हमारे गांव आ जाते थे, आज भी लोग आ जाते हैं ऐसे मिलने जुलने। लेकिन उन दिनों कि भाई साहब ये बुनकरों का आपका बिजली विभाग, मैं चूंकि बिजली मंत्री हूँ तो बिजली विभाग वाले पहुंच जाते होंगे आपको परेशान करने के लिए, संभव है। आके उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बिजली का बिल का बहुत बड़ा मसला है, इसको जरा आप निपटाइए। फिर मैंने देखा उसको, अभी तो मुझे मंत्री बने 1 ही साल हुआ है, 1 साल के अंदर वो लोग कई बार हमको मिले और मैंने फिर बात को समझा। बात को समझने पे मुझे लगा कि नहीं, बुनकर भाइयों की बात वास्तव में जायज है और उनको जो उनकी मांग है कि फ्लैट रेट पे हमको बिजली का वसूली होनी चाहिए, बिल की वसूली होनी चाहिए, उसकी हमने पूरा स्टडी किया, अध्ययन किया। और फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, मऊ का असर मेरे ऊपर था, मऊ के हमारे, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे बुनकर भाइयों के परिवारों से मेरा अपना संबंध है वर्षों से। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि साहब ये करने जैसा काम है, इसको करना चाहिए। हमारे बुनकरों का बहुत बड़ा समाज, और हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और जितने लोग लूम पावरलूम चलाते हैं उनसे भी ज्यादा कोई सूद ढूंढने वाला, तो कोई सामान ढोने वाला, ऐसे हजारों लोगों को और भी वो लोग रोजगारी देते हैं। तो ऐसा हजारों लाखों करोड़ों की रोजगारी देने वाला उद्योग ये बुनकर उद्योग है, इसमें हमें उनको मदद करनी चाहिए। और मैं अपने आप सब की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का मैं इस्तकबाल करूंगा, धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा कि उन्होंने फ्लैट रेट पर बिजली देने का निर्णय लिया। और जिस दिन निर्णय हुआ, अभी लगभग महीना के पहले की बात है,
उस दिन का कैबिनेट का निर्णय के बाद हमने और जो वस्त्र मंत्रालय के एमएसएमई मंत्री जी जो है संयुक्त रूप से हम दोनों ने कॉन्फ्रेंस किया कि अब बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट की बिजली देने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। और साथ ही हमने अपने बिजली विभाग को, अपना मेरा विभाग है, उनको मैंने ताकीद किया कि अब तुम किसी बुनकर भाई के घर जाओगे नहीं, फालतू की उनकी परेशानी नहीं करोगे, उनकी बिजली नहीं काटोगे। तो इस प्रकार से काम हुआ है। लेकिन वही झूठ और फरेब की दुनिया देखिए कि मुझे राय जी या कोई बता रहा था कि उसका भी लोग चला रहे हैं, ये तो हमने कर रहा है। अरे तुम्हारी चलती कहाँ है कि तुम कर रहा हो? तुम एक लूम तो चला नहीं पाते हो, तुम सरकार में क्या करा लोगे भाई? और करा पाते तो आज के जो काम 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने में हुआ है, चाहे सेल्फी पॉइंट बना, चाहे लाइट लगी, चाहे चौराहे पे झंडा लगा, चाहे बुनकर भाइयों का फ्लैट रेट हुआ, अगर ये 3 महीने में हो सकता था तो 13 साल पहले क्यों नहीं करा लिए? 13 साल में क्यों नहीं करा लिए तुम लोग? तो ये झूठ बोल करके अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग हैं। इनकी चालबाजी समझिए भाई, इनकी चालबाजी आप समझिए। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका मन है कि उसकी बरकत हो, सबका मन है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, सबका मन है कि हमारी आपकी सेहत अच्छी रहे, और खुदा न खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अच्छे से उसको दवाई मिले, अच्छे से अस्पताल। किसके मन में किसका मन नहीं होगा इन बातों के लिए? वो देने के लिए हम लोग आए हुए हैं भाइयों बहनों। हम ना आपकी जात पूछते हैं, ना आपकी पात पूछते हैं, ना आपका धर्म पूछते हैं, ना आप मुसलमान के किस मुसलमान के किस उससे आते हो, परिवार से आते हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप गरीब हो, अगर आप असहाय हो, अगर आपको सहायता की आवश्यकता है तो हम आपको सहायता देने के लिए तैयार है सरकार, क्योंकि वो पैसा आपका है, पैसा जनता का होता है। आप मैं कल देख रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे जिले में जब से योजना शुरू हुई है, लगभग 5 साल हो गया, तब से 17,000 मकान दिए गए, 17,000। और उसमें से आप सबको जान करके खुशी होगी, चूंकि मैं मऊ के चौक पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, 4,500 मकान मित्रों अपने मुस्लिम भाई बहनों के परिवारों को दिए गए। तो इसलिए माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार कभी इन सब चीजों में भेदभाव नहीं करती। हाँ, जरूरत किस चीज की? जरूरत ये है, क्यों हम लोग अजय कुमार जी को ये लेकर के आए हैं यहाँ इसी मंच पे भाइयों बहनों, 3-3, 4-4 लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ा सकती थी। लेकिन अजय कुमार दलित समाज से आते हैं, हमारे सबसे पिछड़े समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति के समाज से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है सबका साथ, सबके विकास का। हम सबसे पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये हमारी नीति रही है। इसलिए अजय कुमार जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और इस उम्मीद के साथ बनाया है ये आपका बेटा है। और मुझे ये भी बताया गया, हम लोग भी थोड़ा सर्वे करते हैं ये सब करने, निर्णय लेने के पहले, कि अजय कुमार आपके बहुत ही प्रिय हैं, आपके बहुत ही चहेते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि किसी से इनका कोई इतना बड़ा ओहदे पर बसपा में रहने के बाद भी चाहते तो आप में से कितने लोगों का भला भी कर सकते थे, बुरा भी कर सकते थे, लेकिन किसी से इन्होंने बिगाड़ा नहीं है, बनाया नहीं है तो बिगाड़ा नहीं है किसी का। ये देख करके इनको हम लोगों ने टिकट दिया, और इस मंशा के साथ दिया कि इस नगर का ये विकास करेंगे, इस नगर पालिका के क्षेत्र का विकास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी परीक्षा में खरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि अगर इससे कहीं कोई कमी हुई तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वो कमी पूरी करने के लिए बैठा हूँ। आपको मऊ को हमें अलग बना करके देना है, मऊ को हम विकसित शहर बना करके देना है, मऊ को एक वैश्विक शहर बना करके, एक ग्लोबल सिटी बना करके मित्रों देना है। जैसा यहाँ कहा गया, मैं तो अपने सभी नगर पालिकाओं को एक वैश्विक स्वरूप देने का, साफ सफाई, सुशोभन, सुंदरीकरण की दृष्टि से, अभी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें जो विदेश से लोग आए थे वो भी आगरा और लखनऊ की तारीफ करके गए।
ऐसा ही मऊ क्यों नहीं बन सकता भाई? अगर आगरा चमक सकता है, लखनऊ चमक सकता है, तो मऊ भी चमक सकता है। चमकेगा, चमकना शुरू हो गया है, चमक आना शुरू हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण ने निर्णय लिया कि अजय कुमार जी को आपके बीच में लाया जाए। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग इन्हें समर्थन करेंगे। मैं आपको निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इनका साथ दीजिए। मऊ की दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएगी, मऊ की पहचान बदल जाएगी मित्र। एक चीज और मैं अंत में कहूंगा कि जो भरतलाल राही जी ने कहा कि लोग देखिए, हमको हमारे विरुद्ध वातावरण फैलाने के लिए लोग ऐसी बातें, अनर्गल बातें कि ये तो हमने कर दिया, शर्मा जी ने नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि जनरल सीट पे एससी को लड़ाया जा रहा है। अरे भाई, तो क्या बिगड़ गया? हम भी जनरल हैं, ये भी जनरल है, हम इनके समर्थन में आए, क्या दिक्कत है? हम इनके पीछे चलेंगे। हमारा समाज, हमारी पार्टी की ये नीति है कि जिसको नेता बना दिया जाता है वो लड़ता है। हमारे कई रिश्तेदार भी टिकट मांग रहे थे, हमने उनको डांट के मना किया कि तुम टिकट नहीं मांगोगे। कई भूमिहार भी मांग रहे थे, कई छतरी मांग रहे थे, कई वैसे मांग रहे थे। लेकिन हमें लगा कि जो जीत सकता है, जिसके साथ जन समर्थन है, क्योंकि हमें यहाँ की तस्वीर बदलनी है। हमें खाली लड़ाने के लिए नहीं लड़ाना था। यहाँ एक आदमी खड़ा कर दो, 2-4 दिन हल्ला गुल्ला करेगा, उसके बाद वही जो लोग जीतते आए हैं वही लोग जीत जाएंगे, उन्हीं के सिर पे जीत का सेहरा बन जाएगा और मऊ जैसा था वैसा ही फिर अगले 5 साल रह जाएगा। ये हमें नहीं करना था, इसमें हमें बदलाव लाना था। इसलिए हम लोग अजय को लेकर के आए हैं। और एक अंतिम बात जो राही जी कह रहे थे कि नगर पालिका का ऑफिसवा बदल जाएगी। अरे काहे के बदल जाएगी भाई? किसको शौक चढ़ा है कि नगर पालिका का ऑफिस बदलेगा? ये सब खाली आपको बरगलाने के लिए ये सब झूठ फैलाया जा रहा है कि जो हुआ वो उन्होंने करा दिया। अरे अभी तक क्यों नहीं करा दिया भाई? तो आप ये पूछिए कि अच्छा ठीक है, जो हुआ तुम करा दिया, जो नहीं हुआ उसका हिसाब दो तुम्हारे साल में, 13 साल 15 साल में। तो ये आप देखिए, हमारी आपकी गलती ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारी गलियां पतली हैं, हमारी गलियां गंदी हैं, हमारी गलियों में अंधेरा है, लाइट नहीं है, हवा नहीं आती है हमारी गलियों में। फिर भी हम उनको वोट हर इलेक्शन दर इलेक्शन दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं भाई? क्या उन्होंने आपने भला किया है? ये आ जाएंगे तो आपका क्या बिगाड़ देंगे? इनकी ताकत है कि आपको बिगाड़ दें? किसी की ताकत है यहाँ बैठे हुए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ताकत है किसी मुस्लिम भाई का कोई नुकसान कर दे? आज ये लोकतांत्रिक देश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंजूर अहमद का नाम ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एक मंजूर अहमद का, और आपको कोई आके चढ़ा देता है कि अरे ये तो फलाना आ जाएंगे, तुम्हारा ऑफिस बदल देंगे, नगर पालिका बदल देंगे, तुम्हारी ये कर देंगे, तुम्हारी वो कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? हम सब संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम सब कानून की व्यवस्था में चलने वाले लोग हैं, हम लोग संस्कार से बंधी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी है। एक व्यक्ति का, हमारे माननीय मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं की जितनी चिंता की है, आपकी जितनी चिंता की उसका किसी ने नहीं की। तो इसलिए ऐसे किसी भरमावे में भाइयों बहनों मत आओ। मऊ हमारा है, मऊ के हम हैं, मऊ की मिट्टी में हम पले हुए हैं। मऊ का भला जितना और कोई सोच सकता है उससे 1000 गुना भला ज्यादा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मऊ की एक गली में मैं जा करके मैंने स्वयं देखा हुआ है। आज भी मुझे वो स्मृतियां याद है। आज भी मैं एक दिन डीएवी स्कूल में गया, उसकी मैं प्रक्रिया कर भी रहा हूँ। तो उन दिनों डीएवी में मैं पढ़ता था, तो जीवनराम मुस्लिम इंटर कॉलेज। अब एक बात और बताऊँ, एक मैं उल्लेख करना भूल गया, जुगल जी मुझे याद कराएंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। यही हमारे केमिस्ट्री के एक टीचर थे टी अली जी मुस्लिम में पढ़ाते थे और बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर माने आते थे। उनके यहाँ जा करके हमने पूरा 1-1.5 साल जो है ट्यूशन पढ़ाया। तो हमारे अनेक गुरुओं में वो भी हमारे यहाँ के गुरु रहे हैं डीएवी के में जब हम पढ़ते थे। तो इस तरह के हम लोगों के संस्कार हैं, इस तरह के हम लोगों की मोहब्बत का रिश्ता है मऊ के साथ, मऊ के लोगों के साथ। उस रिश्ते का वास्ता देकर के भाइयों बहनों मैं आपसे कहने आया हूँ कि नगर पालिका के इस चुनाव में फिर वो गलती मत करना जो आप पीछे करते आए हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमारे आपके पिछड़ेपन का कारण है। इन ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमारे आपकी गरीबी का कारण है। ऐसी पार्टियों को पहचानिए
जो हमारी बरकत नहीं होने देना चाह रहे हैं, खाली अपना परिवार का भला करना, अपना भला करना। माननीय अजय कुमार जी एक निर्दोष व्यक्ति है, चाहते हैं इस समाज को हमारे आपके सहारे की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि पूरा मऊ लग करके इनको जितावे और बाकी की समस्या, बाकी की आपकी जो इच्छाएं हैं, जो काम है मऊ में बाकी वो सब होंगे। मऊ को तो इतना ऊंचा ले जाया जाएगा कि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो मऊ के सामने वो फीका लगेगा। ऐसा मेरा वादा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी संख्या में आज चौक पे आकर के आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला। और फिर से आप में कई लोग हमसे, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, पिताजी के साथ उनका उठना बैठना होता था, उन सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।